हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक ख़ास टॉपिक के बारे में बताएंगे, जिस टॉपिक के आधार पर हम एक युक्ति के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। इसका एक सिद्धांत है, जिस सिद्धांत को बोलते हैं हम व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। इस युक्ति को बोलते हैं हम मीटर सेतु या मीटर ब्रिज। ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। तो चलते हैं और जानते हैं किस प्रकार से हम इस युक्ति के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, और साथ में किस तरह से इसी के द्वारा हम किसी भी चालक तार या चालक धात्विक तार का विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं, जानते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। तो बच्चों, जानते हैं हम कि किस तरह से एक मीटर ब्रिज या जिसे बोलते हैं मीटर सेतु के द्वारा हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हम प्रयोगशाला या जिसे बोलते हैं लेबोरेटरी में, जो आपके कॉलेज की होगी, उसमें आपको एक इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। उसके द्वारा हम इसके मान को निकालने का प्रयास करेंगे, जिसे हम कहते हैं मीटर ब्रिज, मीटर सेतु। इसका एक सिद्धांत है। पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिद्धांत क्या है जिसके आधार पर यह युक्ति कार्य करती है। उस सिद्धांत को बोलते हैं व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। इस सिद्धांत में हमारे पास चार प्रतिरोध होते हैं। चार जैसे नाम हमने लिया, जैसे चार प्रतिरोध हमारे पास हैं। एक हमारे पास ये है, 1, 2, 3, ये चार प्रतिरोध। इन चारों के नाम ले लिए हमने। एक का नाम P है, एक का नाम Q है, एक का नाम R है, एक का नाम S है। तो इन चारों में जो हमारे प्रतिरोध हैं, इन चारों में हमारे दो प्रतिरोध पूर्णतः ज्ञात होंगे। ज्ञात मीन्स जिनके मान को हम जानते होंगे और वो नियत होंगे, वो बदलेंगे नहीं। तो हम P और Q को नियत मान लेंगे, कांस्टेंट, इनके मान हमको दिए रहेंगे। R हमारा परिवर्ती होगा, जिसके मान को हम बदल सकते हैं, जिससे बोल सकते हैं वेरिएबल। R परिवर्ती है। और ये S हमारा अज्ञात है, जिसको हम निकालने का प्रयास करेंगे। यदि ऐसी स्थिति बन जाए तो उसको एक सेटअप के द्वारा, एक व्यवस्था के द्वारा हम जोड़ते हैं, और जोड़ने पर हम एक चौकोर स्थिति बनाते हैं। ऐसी स्थिति बनाते हैं, ऐसी अवस्था बनाते हैं। इस अवस्था में हमारे जो A, B, C और D बिंदु होंगे, इनमें से A और C के बीच में तो हम पॉइंट जोड़ते हैं। उस पॉइंट को मानते हैं जिसमें हम सेल जोड़ेंगे या बैटरी या स्रोत जोड़ेंगे। जो हमारा स्रोत रहेगा वो जुड़ता है इसमें। और बाकी दो जो विकर्ण, जो हमारे पॉइंट रहते हैं, उनके बीच में एक विकर्ण खींचते हैं। इस विकर्ण के साथ हम जोड़ते हैं एक धारामापी को, जिसे बोलते हैं हम गैल्वेनोमीटर, जो धारा की माप करता है, धारामापी, जिसमें हम धारा की दिशा और मान को ज्ञात कर सकते हैं, वो जोड़ते हैं बीच में। तो यदि हमारे ये चारों तार, ये चारों प्रतिरोध इस तरह के सेटअप के द्वारा जुड़े हैं, तो समझ लीजिए ये बनेगा एक व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है ना। इसके आधार पर हम यहाँ पर बीच की अवस्था जो बनती है हमारी धारामापी की अवस्था, इस अवस्था में उपस्थित जो हमारा ये संकेतांक होता है, ये इसको किसी प्रकार से इस पोजीशन में बनाते हैं, जिस पोजीशन को बोलते हैं हम जीरो वाली पोजीशन। यहाँ हमारा विक्षेप शून्य है इसमें। तो जब हम इस तरह से व्यवस्था करेंगे और मैं केवल R में बदलाव करने, क्योंकि ये तो हमारे फिक्स हैं, R बदलाव हो सकता है, ये हमें अज्ञात है हमारे लिए। तो R की अवस्था को बदलकर हम इन व्यवस्थाओं में ऐसी स्थिति बनाएंगे कि B और D के बीच में विभवांतर शून्य हो जाए, मतलब इनका विभव समान हो जाए, जिससे विभवांतर जीरो हो जाए, जिससे यहाँ पर कोई धारा प्रवाहित ना हो। जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो यहाँ पर सुई की स्थिति हमारी बीच में रहेगी, जिसे हम बोलेंगे कि यहाँ पर धारा की स्थिति हमें प्राप्त नहीं हो रही है। उस स्थिति को बोलेंगे कि ये हमारा संतुलित अवस्था शो कर रहा है। ऐसी अवस्था में हमारे जो संगत या संलग्न जो होती हैं भुजाएं, जैसे जो जुड़ी हुई भुजाएं होती हैं हमारी, जैसे ये जुड़ गई, ये जुड़ गई, ये जुड़ रही हैं आपस में। तो इसे ये जुड़ी नहीं है अभी, यहाँ पर ये जुड़ रही हैं। तो इसे बोलेंगे संगत या संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात यदि निकालें हम, तो उन अनुपातों का मान आपस में बराबर होता है, जिसे हम कहते हैं P/Q = R/S। ये सिद्धांत है हमारा, जिसे बोलते हैं व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, जिसके आधार पर इन चारों को जोड़ने पर हमको ये स्थिति प्राप्त होती है, जब बीच में धारा प्रवाहित ना हो रही हो। तो इस सारी व्यवस्था को हम इस तरह से जोड़ते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। तो देखिए, ये चित्र बना है सामने। इस चित्र में हमारे चार प्रतिरोध जुड़े हैं इस तरह से। देखिए, ये P है हमारा, ये Q है,
ये आर है और ये एस है। इन चारों को जोड़कर हमने इसको एयर सी पॉइंट को जोड़ दिया हमने एक स्रोत से। इसमें हमने एक कुंजी लगा दी है जिससे जो धारा प्राप्त करना चाहें तो उस समय जोड़ दें इसको। और बीच में जो आई गैल्वेनोमीटर की जो धारा हमारी बन रही है वो आई जी को हम 0 मान रहे हैं। वो कैसे बनाया 0 हमने, जब इस आर में बदलाव किया। तो ये स्थिति बन रही है हमारी, इस अवस्था को कहते हैं हम व्हीटस्टोन सेतु की अवस्था। और इसके द्वारा हमको एक नियम मिलता है जिसके आधार पर हम संगत भुजाओं के अनुपातों का मान इस तरह से प्राप्त करते हैं, जिसे बोलते हैं P/Q=R/S। तो इस सिद्धांत को लेकर जो हमने यहाँ पर बनाया है को लेकर समझकर हम मीटर ब्रिज की अवस्थाओं को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मीटर ब्रिज इसी सिद्धांत पर आधारित है और उसमें भी हमको इस तरह की व्यवस्थाएं मिलती हैं जिससे हम अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं, ठीक है ना। तो हमने जान लिया कि सिद्धांत हमारा क्या है। अभी जो 4 हमारी व्यवस्थाएं हैं जिन्हें हम PQRS कह रहे हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं इस सेतु में जो हमारा मीटर ब्रिज कहलाएगा उस सेतु में क्या स्थिति बनाते हैं, कहाँ से हमें वो प्राप्त होती हैं, उनको हम किस तरह से मानते हैं, वो हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यदि हमने प्रयोग करना है तो हमें सबसे पहले चाहिए वह यंत्र जिसके द्वारा हम मान निकालना चाहेंगे, जिसे बोलते हैं मीटर सेतु। इसका नाम मीटर सेतु इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है, जिस तार में सारी हम व्यवस्थाएँ जिस तार के द्वारा ही हम सारे मान निकालने का प्रयास करते हैं, इसलिए इसका नाम है मीटर सेतु। एक तार रहता है, इसमें हमारी 2 इस तरह की व्यवस्था सामान्यतः रहती है। हमारी सामान्य व्यवस्था, एक लकड़ी का बोर्ड, इसमें 2 एल शेप की पत्तियां, ऐसे एक एल शेप यहाँ रहता है, एक एल शेप यहाँ रहता है हमारा ऐसे, और बीच में हमको एक पत्ती दूसरी मिलती है। इसके इन पत्तियों के यहाँ पर कोनों में हमको यहाँ पेंच मिलते हैं सारे, ये पेंच लगे हुए सारे जिनसे ज्वाइंट रहता है पूरा। ये पत्ती धातु की पत्तियाँ हैं, है ना। इन पत्तियों के इस सिरे में हम इसको जोड़ते हैं एक तार से, जिस तार की लंबाई होती है हमारी 1 मीटर, और इस तार के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा एक स्केल होता है जिसे बोलते हैं मीटर स्केल, ये लगा होता है यहाँ पर, ठीक है ना। इस तार को बनाते हैं, इस तार का जो निर्माण होता है वो होता है या तो मैग्नीन एक धातु होती है हमारी, मिश्र धातु जो बोलते हैं इसको, मैग्नीन मिश्र धातु, मैग्नीन, या कॉन्स्टेंटन, ये धातुएं हैं हमारी, मिश्र धातुएं, इनके द्वारा हम इसका निर्माण करते हैं इस तार का, है ना। तो जो ये इस तरह की आकृति हमें लैब में मिलेगी जिसमें हमको 2 एल शेप की पत्तियां इस तरह से जुड़ी हुई मिलेंगी, उसे कहेंगे हम मीटर ब्रिज। तो ये हमारा यंत्र है। एक तो हमें ये चाहिए, एक हमें चाहिए यहाँ पर आर बॉक्स, जिसे बोलते हैं प्रतिरोध बॉक्स शो करते हैं उसको हम आर फॉर रेसिस्टेंस और आर बॉक्स, बी फॉर बॉक्स, ठीक है ना। इसमें इसके द्वारा हम परिवर्ती प्रतिरोध को प्राप्त करते हैं। तो जहाँ आर रहेगा वहाँ जोड़ेंगे हम आर बॉक्स को। ये प्रतिरोधों का समूह रहता है, एक डिब्बा रहता है हमारा जिसमें ऊपर पेज लगे होते हैं। इस पेज के नीचे लिखा होता है, नंबर लिखा होता है, इस तरह की आकृति रहती है हमारी, जैसे ये आकृति बनी हुई हमारी, इसके ऊपर ये डिब्बा है जैसे ऐसे। तो इस डिब्बे के ऊपर यहाँ पर हमारे पेंच रहेंगे लगे हुए। तो जो पेंच रहेंगे, इन पेंचों के नीचे लिखा होगा जैसे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम लिखा होगा। तो जो पेंच निकालेंगे वो पेंच इसमें काम कर, वो प्रतिरोध जो नीचे लिखा हुआ हमारा वो काम करना शुरू कर देगा। एक पेंच निकाला हमने तो जो नीचे लिखा हुआ है उसके वह प्रतिरोध यहाँ पर काम करना शुरू कर देगा। तो हम इसको आर बॉक्स के रूप में यूज़ करते हैं, है ना। इस आर बॉक्स के को हम यूज़ करते हैं कैपिटल आर के रूप में। दूसरा हम यहाँ पर एस, जो हमारा अज्ञात प्रतिरोध है जिसका मान निकालना चाहेंगे हम, वो चाहिए हमको, एक तार चाहिए, है ना, जिसे हम एस कहेंगे। एक वायर, इस वायर को हम इस तरह से दिखा रहे हैं, ये वायर, ठीक है ना। एक चाहिए हमको सेल, जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल E है, ये चाहिए हमको। एक चाहिए हमको कुंजी, जिसमें जब हमको ज़रूरत हो तब इसका हम प्रयोग कर सकें। तो ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं इसके, जो पार्ट हमको चाहिए। और साथ में हमको चाहिए यहाँ पर एक धारा मापी, जिसे बोलते हैं गैल्वेनोमीटर G, इसमें एरो बीच में रहता है हमारा, इसमें बीच में एरो रहता है, इस तरफ भी पॉइंट रहते हैं हमारे, इस तरफ भी पॉइंट रहते हैं। तो ये धारा की दिशा को दिखाती है। धारा हमारी नेगेटिव है तो ये विक्षेप इस तरफ पर देता है, धारा पॉजिटिव तो विक्षेप इस तरफ देता है, ये गैल्वेनोमीटर। और चाहिए हमको कनेक्टिंग वायर, तार,
जिस तार के द्वारा हम इनको जोड़ सकें। ये सारी व्यवस्था, ये सारी चीज़ें जमा करने के बाद, एकत्र करने के बाद, आम जोड़ने के बाद इसका एक चित्र बनाते हैं। ये देखिए, ये सामने सारी व्यवस्था आपको चित्र में दिखाई दे रही है पूरी। ये हमारा लकड़ी का बोर्ड है बाहर। इस बोर्ड में 2 एल शेप की पत्तियाँ, एल शेप ये है हमारा, बीच में पत्ती और नीचे से एक तार की अवस्थाएं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमको दिखाई दे रही हैं। ये जोड़ा हुआ है इसको हमने, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमको एक स्केल ही मिल रहा है नीचे देखो, जो इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर होगी। इसके नाम से इसका नाम पड़ता है हमारा 1 मीटर सेतु। अब यहाँ पर हमने एक इस पॉइंट में जोड़ दिया हमने RB, जिसे बोलते हैं प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, है ना, जो शो करेगा R को, ये दिखाएगा कैपिटल R को, ये दिखाएगा, ये है हमारा अज्ञात प्रतिरोध जिसे हम दिखा रहे हैं S के रूप में, S, ठीक है ना। फिर इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट में हमने जोड़ना है इस सेल या बैटरी का स्रोत का पॉजिटिव सिरा, और नेगेटिव जोड़ना है हमने एक कुंजी से जोड़ देना है उसको साथ में यहाँ पर। अब कुंजी में यदि हमने ऐसे करा है इसको तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, है ना, इसको जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ देंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। जब हमें ज़रूरत होगी तब इसे जोड़ देंगे। बीच में हमने यहाँ पर इस पेज में एक तार जोड़ा है, इस तार के साथ जोड़ दिया है हमने धारा मापी को, और इसके आगे लगा होता है हमारा एक जॉकी ऐसी आकृति होती है, जॉकी एक पेन नुमा आकृति होती है हमारी, पेन नुमा, जैसे पेन है हमारा ऐसा ही होता है। तो इसके आगे से एक पत्ती होती है लगी हुई, जिस पत्ती को हम इस ए से इस तार में टच कराते हैं, जिससे हमको विक्षेप की अवस्था प्राप्त होती है, उसे हम जॉकी बोलते हैं। तो जॉकी लगाते हैं इसके आगे जॉकी के पश्चात, लगाने के पश्चात उस जॉकी के द्वारा ही हम यहाँ सारी व्यवस्थाएं जानते हैं कि कहाँ पर हमको सभी अवस्थाएं या विक्षेप शून्य की अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। तो ये करने के बाद हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर इस कुंजी को बंद कर देंगे, धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम किसी एक आर को यहाँ पर सेट करेंगे। पहले किसी एक आर के लिए हम मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो उस आर को हम माना, हमने एक पेज निकाला, किसी आर को हमने सेट कर दिया यहाँ पर। उस आर के लिए अब हमने परिवर्तीय प्रतिरोध को फिक्स कर दिया। उस आर के लिए मान निकालना चाह रहे हैं, उस आर के लिए अब यहाँ पर हम इस धारामापी से लगे इस जॉकी को पॉइंट ए, इसे हम पॉइंट ए कह रहे हैं। यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पर जो बिंदु है इसे हम ए बोल रहे हैं, ए बिंदु, और ये बी बिंदु। ए बिंदु पर हम टच कराएंगे। उसके बाद हम बी, उसको उठा के जॉकी को, इसको उठाया यहाँ से, पहले ए में टच कराया, फिर उठा के इसको बी में टच कराया। तो यदि ए और बी में टच कराने के पश्चात हमारा इस जॉकी के द्वारा टच करने के पश्चात हमारा इस धारामापी का विक्षेप बाईं तरफ और दाईं तरफ हो रहा है। विक्षेप इसका पूरी तरह से, एक बार जैसे हमने यहाँ पर किया, ये धारामापी था हमारा, इसका विक्षेप पहले ऐसा रहता है ना बीच में हमारा, हमने यहाँ टच कराया तो ये एरो यहाँ आ गया हमारा, हमने वहाँ टच कराया तो एरो हमारा वहाँ आ गया। यदि ऐसी स्थिति बन रही है पूरी तरह बाईं तरफ और दाईं तरफ यदि हमको विक्षेप मिल रहा है, तब समझ लीजिए हमारा सर्किट हमने सही ढंग से जोड़ा हुआ है, सारे कनेक्शन हमारे सही हैं। ये जांच हो गई हमारी परिपथ की। जांच करने के पश्चात हम अब ए से बी की ओर इस जॉकी को रखकर सरकाएंगे, खिसकाएंगे। जब हम यहाँ पर ए और बी में इस तरह के विक्षेप प्राप्त कर रहे हैं तो अवश्य ही हमको बीच में एक बिंदु मिलेगा, जिस बिंदु पर हमको ये इस अवस्था में जाने का प्रयास करता हुआ दिखाई देगा, ऐसे, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाना है इसने पूरा, इस अवस्था में शुरू करेंगे तो यहाँ पहुँचते पहुँचते इसने ऐसे जाना है। तो ऐसी स्थिति में अवश्य एक बिंदु हमको, एक जगह ऐसी मिलेगी जिस जगह में इसका एरो ऐसे बन जाएगा हमारा। हमें वो बिंदु खोजना है, किस तार में वो बिंदु कौन सा है जिस बिंदु पर इसका विक्षेप ऐसी अवस्था दिखा दे जिसे हम शून्य विक्षेप की अवस्था कहें। तो हमने टच कराया है इसको, ए से बी तक खिसकाया, तो माना इस डी बिंदु पर हमको विक्षेप इसका बीच में मिल रहा है, मतलब पाठ्यांक शून्य मिल रहा है, ठीक है ना। उस बिंदु को हम डी मान लेंगे। इस पॉइंट को हमने सी माना हुआ है जहाँ पर हम तार जुड़ा हुआ है उसका, ठीक है। तो इसको डी मानने के पश्चात हम इस डी से ए तक की डिस्टेंस को, जहाँ से ए है शुरू किया है जहाँ तक पहुँचे हैं डी तक, इसको हम एल मान लेंगे। माना ये एल है, कोई भी लंबाई जो यहाँ पर नीचे चलेगी पता हमारे, एक से लेकर माना जैसे यहाँ पर हमें रीडिंग मिल रही है नीचे सारा चल जाएगा पता हमारा। माना 30 नीचे लिखा हुआ है हमारा, तो ये 30 सेंटीमीटर हो गई हमारी, 30 सेंटीमीटर हो गई। यदि आगे आ रहा है तो 30 सेंटीमीटर, जो भी हमारे यहाँ पर रीडिंग मिल रही है हमको, इस बिंदु के नीचे सीधे हम चेक कर लेंगे कितना लंबाई इसकी बन रही है, उसको हम एल मान लेंगे। बाकी जो बचेगा वो 100 माइनस एल हो जाएगा हमारा। इस 100 में से एल घटाने के पश्चात जो बचेगा हमारा वो पार्ट यहाँ हो जाएगा।
उसे मान लेंगे हम 100 माइनस एल। अब इसका AD पार्ट जो है हमारा, इस पार्ट के लिए हम इस तार का प्रतिरोध P मानेंगे, ये P हो गया, और इस पार्ट का प्रतिरोध हम Q मानेंगे, ये Q हो जाए। लेकिन हमें यहाँ पर तो केवल तार मिल रहा है, हमें इस तार के द्वारा उस प्रतिरोध का मान निकालना पड़ेगा जिसको हम यहाँ पर P मान रहे हैं और यहाँ पर Q मान रहे हैं। तो हमारा एम यही है कि ये करने के पश्चात हम इस P और Q के मान को इन तारों की लंबाई के द्वारा निकालने का प्रयास करें। अब देखिए, हमने जान लिया कि हमें P, Q, RS कहाँ से प्राप्त होंगे। S तो हमें अज्ञात है हमारे लिए, उसका तो हमें मान निकालना है, लेकिन बाकी जो अवस्थाएं हमारी बन रही हैं P, Q, RS हमें कहाँ से मिलेगा, P, Q, R हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमने जान लिया। अब हमें मान निकालना है इसका। R हम निकाल चुके हैं, R हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना। S हमें निकालना है, लेकिन P, Q के मान को हम इस तार की इन लंबाइयों से निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। हम जानते हैं कि लंबाइयों से जब मान निकालना होता है प्रतिरोध का, तो एक सूत्र बनता है हमारा R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये हमारा सूत्र है जिसके द्वारा हम प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ पर रो जो हमारा है, ये क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध, एल लंबाई है और ए क्षेत्रफल है उस तार का जिसका हम मान निकालना चाह रहे हैं, है ना। अब देखिए, तार हमारा यहाँ पर दोनों में एक ही है, चाहे P के लिए हो चाहे Q के लिए हो, तार हमारा एक ही है, लंबाई डिफरेंट लेकिन तार हमारा एक ही है। तो इसलिए हम इन दोनों तारों में जो क्षेत्रफल है और जो रो है, रो मीन्स विशिष्ट प्रतिरोध, वो समान तरह का प्राप्त करेंगे। तो मान लेते हैं कि माना तार का क्षेत्रफल बराबर A और विशिष्ट प्रतिरोध बराबर रो, ये मान लिया इसको हमने, ठीक है ना। तो अब निकालते हैं हम P के लिए। तो P के लिए अब यहां पर हमारा R P बन गया ना, हमारा प्रतिरोध यहां पर R ना होके P है, तो P इक्वल टू रो, लंबाई हमारी L ही है और A, इसको आप 1 मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मिल गई। इसी प्रकार से हम Q का मान निकालेंगे। Q के लिए मिलेगा हमको, यहाँ पर हमारा P ना होके ये Q हो गया है, Q इक्वल टू रो हमारा ऐसे ही रहेगा, L के स्थान पे 100 ऋण L अपॉन A हो जाएगा। नंबर 2 मान लिया इसको हमने, तो ये मिल गया। अब हम इस दोनों अवस्थाओं को डिवाइड करेंगे आपस में, क्योंकि हमें मान निकालना है यहाँ पर अनुपातिक रूप में। तो समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर हमें मिलेगा P अपॉन Q इक्वल टू पूरा P का मान बटे पूरा Q का मान। P हमारा है रो L अपॉन A अपॉन रो 100 माइनस L अपॉन A। रो से कट गया रो, A से कट गया A, है ना। ये पार्ट जाएगा थर्ड वाला सेकंड में, तो मिलेगा हमको यहाँ पर P अपॉन Q इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, मैं यहाँ मिल जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 आ गया आपको। तो समीकरण 3 से हम P और Q के अनुपात को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, ये मिल गया हमको। अब हम जानते हैं जो हमारा सिद्धांत होता है उसके अनुसार P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। सिद्धांत के अनुसार लिखेंगे नीचे हम, सिद्धांत के अनुसार P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, इसको आप नंबर 4 मान लेंगे। तो यदि हम नंबर 4 और 3 की तुलना कर रहे हैं आपस में, तो हमें मिलता है यहाँ पर कि हम P और Q के मान को R और S के मान के रूप में शो कर सकते हैं इस रूप के अनुसार, जैसे रूप बन रहा है हमारा यहाँ पर। अतः ऐसी अवस्थाओं में यदि हम मान निकालना चाहें तो हमें मिलेगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ मिलेगा हमको L अपॉन 100 माइनस L इक्वल टू R अपॉन S। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अज्ञात प्रतिरोध S का मान, इसलिए मिला हमको S इक्वल टू S इधर आ गया और ये जाएगा इस तरफ, तो 100 माइनस L अपॉन L,
एस इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपॉन एल, समीकरण नंबर 5 बन गया हमारा। तो ये समीकरण 5 है हमारा। इस 5 के द्वारा हम अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर लेंगे। और यहाँ पर क्या चाहिए हमको, हमें चाहिए केवल परिवर्ती प्रतिरोध R का मान, और बाकी जो लंबाइयाँ हमको यहाँ मिल रही हैं। तो कितना आसान हो गया देखो सारा, है ना। हमें यहाँ पर एक जो हमने यहाँ पिक किया था यहाँ से प्रतिरोध, उसको हम यहाँ पर रखकर बाकी लंबाइयों की अवस्थाएं जो यहाँ मिल रही हैं हमको यहाँ पर रखकर हम उस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेंगे जो यहाँ पर लगाया गया है। तो ये नियम बनता है हमारा। इसके द्वारा हम किसी भी तार के प्रतिरोध का मान जिसका हमको ज्ञात नहीं है जो मान, उसको हम आराम से निकाल लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने यहाँ व्यवस्था करनी है। आपके लेबोरेटरी में भी प्रयोग के लिए भी आपको एग्जाम में मिलता है और थ्योरी में भी आपको एग्जाम में मिलता है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत इजी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है और बहुत इजी है। आप आराम से इसको कर लेंगे, ये पूरी उम्मीद है। तो एक मान तो निकाल दिया इसका हमने, और दूसरा मान हमारा है कि हम किस तरह से उस अज्ञात प्रतिरोध वाले तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। तो उस के मान निकालने के लिए हमको कुछ ऐसी अवस्थाएं जो पहले से ज़रा भिन्न है, ध्यान देना है इसमें, कि जो हमारा तार रहेगा जिसका हमें मान निकालना है, उस तार को लेंगे। जैसे तार माना ये है हमारा, ये हमारा तार है, ये फ्रेश तार लिया इसका हमने, फ्रेश तार लिया। तो इस तार को बिना मोड़े बिना कुछ किए हम पहले इस तार की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। इस तार की लंबाई निकाल लेंगे कि लंबाई कितनी होगी, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसे हम एल कहेंगे, माना बड़ा एल कह रहा हूँ मैं इसको, कैपिटल लंबाई निकाल दिया। इसके बाद हमने इसके तार की मोटाई, जिसे हम व्यास बोलेंगे, वो व्यास निकालना है। वो निकालेंगे हम वर्नियर की सहायता से, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर आपने नाम सुना होगा इसका, कैलिपर्स की सहायता से आप इसकी मोटाई या व्यास, और व्यास के द्वारा त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, त्रिज्या R निकाल लेंगे। पहले ही बिना लगाए बिना मोड़े तार जैसे मिलेगा हमको, उस तार की लंबाई और उस तार का त्रिज्या हमें प्राप्त कर लेना है सबसे पहले। अब ये निकालने के पश्चात अब इस तार को लगाएंगे हम यहाँ पर। लगाने से पहले क्या काम कर देना है हमने यहाँ पर, यदि हमें निकालना है विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान, तो उसके मान निकालने के लिए हम यहाँ पर L और R की अवस्थाएं पहले निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जोड़ेंगे। इसको जोड़ने के बाद हम सारी अवस्थाओं से जैसे निकाला था पीछे हमने, वैसे हम S का मान निकालेंगे। क्या आया था हमारा S इक्वल टू R 100 माइनस L अपॉन L, ये आया था। इससे हम मान निकाल लेंगे S का। और अब हमारा एम क्या है, हमारा एम ये नहीं है, हमारा एम है रो निकालना। तो सूत्र वही रहता है हमारा, हम जानते हैं R इक्वल टू रो L अपॉन A। इससे मिलेगा हमको रो इक्वल टू R A अपॉन L, ये सूत्र है, इसका हम प्रयोग करेंगे तो मिलेगा हमको यहाँ पर रो तो हमें निकालना ही है, विशिष्ट प्रतिरोध लिखेंगे इसको, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू R हमारा ऐसा ही है। R कौन सा वाला चाहिए हमको, जिसका मान निकालना चाह रहे हैं, कौन सा है R हमारा S, तो यहाँ पर आएगा S और A के स्थान पे इसका क्षेत्रफल, तो ये बनेगा हमारा पाई R स्क्वायर, और लंबाई कितनी है हमारी यहाँ पर, कैपिटल है। ठीक है ना। इस सूत्र के सहायता से हम यहाँ दी गई संपूर्ण अवस्थाएं जो हमने निकाली हैं सारी, उसके द्वारा हम रो का मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर L वो L है जो L तार का रहेगा, जो तार अज्ञात है। ये L नहीं है ये वाला, ये L दूसरा है, ये L दूसरा है। इसलिए हम सबसे पहले जो तार हमारा होगा उस तार का हम लंबाई और त्रिज्या निकाल कर उसको अलग शो कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया है। मैंने ब्लू पेन से यहाँ पर L लिखा है, R लिखा है, तो ये स्थिति अलग है हमारी। S हमने यहाँ से निकाला है, जो हमारा R रहेगा, प्रतिरोध रहेगा। इन सबको मान को हमने यहाँ पर रखा है, हमने रो का मान निकाल लिया, रो इक्वल टू S पाई R स्क्वायर, पाई तो जानते हैं क्या होता है हमारा, R स्क्वायर अपॉन L। इससे हम रो का मान, तो ये दोनों मान, एक S का मान और एक रो का मान, हम मीटर सेतु की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसमें दोनों आपके कवर हो रहे हैं, चाहे लैब की बात हो, चाहे आपकी एग्ज़ाम रूम की बात हो।
दोनों इसमें कवर हो रहे हैं, तो आपको ये अवश्य जान लेना है और बहुत ईजी है, बहुत आसान है और मैंने भी आपको ढंग से बताने का प्रयास किया है। तो प्रयास कीजिएगा कि अपने लेबोरेटरी में जब आप कॉलेज में जाएंगे, लैब में आप इस प्रैक्टिस को इस तरह से जोड़ने के पश्चात करने का प्रयास करें। लेकिन ध्यान, कई इंस्ट्रूमेंट ऐसे बनेंगे हमारे यहाँ पर, हमें चेक करना है ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जिसमें हमारी पत्तियाँ इस तरह से बनी हो, एल शेप में बनी हो, उसे लेके हम मानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो सारी स्थिति हमारी यहाँ पर है, इन अवस्थाओं को लेकर हम एस और रो का मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे नई नई वीडियो जो भी स्थिति बने हमारी आपको तुरंत मिलते रहें, आपको कोई समस्या ना हो। जो भी मैंने कहा है यहाँ पर, आप सारे कॉपी में नोटिंग करते रहें और नोट करने के बाद उसको पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको उम्मीद है अवश्य ही समझ में आ जाएगा। आप इसको अपने प्रैक्टिकल रूम में जाने के बाद करने का प्रयास भी करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।